नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का। हम दिन भर की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। अगले 1 घंटे तक जुड़े रहिए, देखते रहिए आप 4 का अलार्म। आइए शुरुआत करते हैं 4 ऐसी खबरों के साथ जो कि आज की बड़ी खबर है। कौन कौन सी, नजर डालिए। जो खबर है आपके सामने रखेंगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर से दिखाया अपना नापाक चेहरा। कुलगाम में मजदूरों को निशाना बनाकर गोली चलाई गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों के निशाने पर ये मजदूर क्यों थे। दूसरी खबर, संसद परिसर में किया गया एक प्रदर्शन अब पप्पू यादव के लिए नई मुश्किल बनता दिख रहा है। जंतर मंतर से लेकर लखनऊ तक विरोध की लहर क्यों उठ रही है और आखिर उनके विरोध पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है, सब बताएंगे। तीसरी खबर आज की, सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई अभद्र टिप्पणियों पर सियासत बेहद गर्म है, लेकिन इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया और उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में किस बात की चर्चा तेज हो गई, आपके सामने रखेंगे। और चौथी खबर, मध्य पूर्व में फिर से बढ़ने लगी हलचल। ईरान पर एक और मिसाइल अटैक की आशंका क्यों जताई जा रही है? क्या क्षेत्र में तनाव फिर खतरनाक मोड़ लेने वाला है? और आखिर वो कौन से संकेत हैं जिन्होंने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है? विस्तार से इन खबरों को रखेंगे आपके सामने, लेकिन शुरुआत आज की 4 ऐसी तस्वीरों के जरिए जो कि सुर्खियों में है। देखिए, ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यमन की राजधानी सना की है। सड़कों पर उतरे हैं हजारों लोग। सऊदी अरब के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है। गाजा, इराक और ईरान के प्रति एकजुटता दिखाई गई है। من بيده الملك تتنزل عليكم بالعزة وتوقظ الكرامة منها نستمد البأس وبها نجد। चलिए निकलते हैं आगे, अगली तस्वीर दिखाते हैं। ग्रीस के ब्योटियो इलाके के जंगलों में फैली है आग। तेज हवाओं के चलते रिहायशी इलाकों तक ये जा फैली आग। कोस्ट गार्ड बोट्स के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है। देखिए, ग्रीस, वहां का हिस्सा ब्योटिया, वहां पर ये राहत अभियान चलाया जा रहा है। जंगल में भीषण आग लगी है। आग को फैलने से रोकने की ये तमाम कोशिशें तेज हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश का कहर है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। निचले इलाकों में मंडराया है बाढ़ का खतरा। देखिए, और अब चौथी तस्वीर, महाराष्ट्र लगातार बारिश के बीच यवतमाल में निलोना बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसकी तस्वीरें ये रही। सामने आगे और पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ग्लासगो में गोल्ड की बारिश। जैस्मिन लिम्बोरिया ने जीता बॉक्सिंग में दूसरा गोल्ड मेडल। 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन ने यह गोल्ड मेडल देश के नाम किया है। जैस्मिन ने फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्श को शिकस्त दिया। पहला गोल्ड 54 किलोग्राम में प्रीति ने जीता। वहीं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह अब 7वां गोल्ड है। ये ब्रेकिंग न्यूज। बॉक्सिंग में 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं फाइनल। भारत के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में अब 25 मेडल्स हो चुके। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। जैस्मिन ने जीता बॉक्सिंग में दूसरा मेडल। तो खेल की दुनिया से कॉमनवेल्थ गेम्स में CWG में भारत को एक और सफलता, एक और गोल्ड, और इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 7वां गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। तो जो खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जैस्मिन ने एक और गोल्ड पर अपना नाम लिख दिया है और तिरंगे को लहरा दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 57 किलोग्राम ये कैटेगरी है जहां जैस्मिन ने दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया और देश के नाम किया। ये जो तस्वीर है वो अभी आप प्रीति पवार की देख रहे हैं। ये इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, पहला जो है, और उसके बाद से पदकों की जो संख्या है वो बढ़ता हुआ है। भारत के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज खेल की दुनिया से, कॉमनवेल्थ गेम्स से, जहां आपको बता दें कि जो गोल्ड की संख्या है वो बढ़ती हुई, क्योंकि जैस्मिन लिम्बोरिया ने बॉक्सिंग में दूसरा गोल्ड जीता है। 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन ने यह गोल्ड मेडल जीता। जैस्मिन ने फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की मिशेला वॉल्श को हरा दिया है। पहला गोल्ड 54 किलोग्राम में प्रीति ने जीता था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह 7वां गोल्ड है। बॉक्सिंग में 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं और फाइनल में, और भारत के नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में अब 25 मेडल्स हो चुके हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं। तो एक अच्छा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिहाज से
भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। बॉक्सिंग में गौर करने वाली बात यह है कि हमारे 10 खिलाड़ी फाइनल खेल रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, उपलब्धि है, और यह दिखाता है कि किस तरह से भारत बॉक्सिंग की दुनिया में लगातार अपना परचम बुलंद करता हुआ। विमल मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। विमल, भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और जिस तरह से बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। भारत के 10 बॉक्सर्स जो हैं, 14 गए थे टोटल, 14 में से 10 में सेमीफाइनल खेला और 10 फाइनल में पहुंचे। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 10 लोग एक तो सेमीफाइनल में पहुंचे। 10 पदक ही अपने आप में, जो 96 साल का जो इतिहास है कॉमनवेल्थ गेम्स का, पहली बार भारत ने 1934 में खेला था बॉक्सिंग में, लेकिन तब से लेके अब तक अगर आप 92 ईयर्स में भी कहें तो ये सबसे पहला मौका है जब बॉक्सर्स इतने ज्यादा मेडल जीतेंगे। और 2 में 2, अभी जो पहले 2 हुए हैं वो दोनों, प्रीति ने पहला जीता है, दूसरा जैस्मिन ने जीता है, दोनों ही हरियाणा की लड़कियां हैं और दोनों ने जीता। और जो बाकी जो भी बॉक्सर्स हैं उनमें भी काफी, जैसे साक्षी हैं जिन्होंने निखत जरीन को हरा के जीता है, जादूमणि बहुत टैलेंटेड माने जाते हैं, अरुंधति है राजस्थान की, वो बहुत टैलेंटेड बॉक्सर मानी जाती है, प्रिया गंगस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है, लवलीना जो ओलंपिक्स की खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं, सचिन है, नरेंद्र है, ये सारे जो बॉक्सर्स हैं इनमें सबसे उम्मीद की जा सकती है। जो इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो तो ये कहते हैं कि 10 में 10 भी हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर 10 में 5-6 मेडल भी हम ज्यादा गोल्ड जीतते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खेल की दुनिया से बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी उपलब्धि, इन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, देश का नाम इन्होंने और रोशन किया है खेल की दुनिया में। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 10 दिनों के भीतर 2 बार टारगेट अटैक की खबर आ चुकी है। इस बार कुलगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की गई है और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में फिर से ये टारगेट किलिंग हुई। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों की तरफ से। आतंकवादियों ने मजदूरों को गोली मार दी। पहचान पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी है। आपको याद होगा पहलगाम वाला मामला। पहचान पूछकर आतंकवादियों ने यहां भी गोली मारी है। घाटी में 10 दिनों में दूसरा टारगेट अटैक किया गया है। इसी बीच एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आतंकवाद के खिलाफ और ज्यादा तेज मुहिम करने के निर्देश जारी किए हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज घाटी से। 15 महीनों की शांति के बाद घाटी में फिर से हाइब्रिड टेरर ने दस्तक दी है। पिछले 9 दिनों में आतंकियों ने 3 हत्या की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। ताजा मामला कुलगांव के केलम गांव का है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। छत्तीसगढ़ के दीपक भूपेंद्र की मौत। ईंट भट्टे में करते थे काम। लश्कर आतंकी पर शक, लतीफ भट्ट और वारिस पर शक। मृतक दीपक के चाचा ने दावा किया कि उनके भतीजे का धर्म पूछा गया, फिर गोली मारी गई। कि दीपक रात्रे को आतंकियों के द्वारा गोली मार दी गई है। और एक बात यह है, कहना चाहूंगा कि आज आतंकवादियों ने उन लोगों को रात के समय, रात्रि में सोए हुए थे, उनको उठा करके पूछे कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उसके बाद जाकर के गोली मारी गई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का नाम पहलगाम आतंकी हमले में पहले भी आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि लश्कर कमांडर लतीफ भट्ट ने इस हमले को अंजाम दिया है। देखिए, अगर हम सिर्फ पिछले 4 साल की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा लोगों की टारगेट किलिंग से हत्या की गई है। 2023 में गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला किया गया। निशाने पर कश्मीरी हिंदू थे। स्थानीय पुलिस पर टारगेट हुआ। 2023 में 14 से ज्यादा हत्या सामने आई। 2024 में गैर स्थानीय मजदूरों पर टारगेट किया गया। स्थानीय सरपंच की हत्या हुई। निशाने पर आम नागरिक थे। 2024 में 8 हत्या हुई। 2025 में गैर कश्मीरी टारगेट निशाने पर स्थानीय पुलिसकर्मी थे। 2025 में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और 2026 की बात करें तो 22 जुलाई एक पुलिसकर्मी की हत्या होती है। 31 जुलाई 2 मजदूर मारे गए। इन तमाम हत्याओं को आतंकवादी संगठनों के लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है। और खास बात यहां पर यह गौर करने वाली बात थी, जैसे पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, वैसे ही यहां पर भी पहचान पूछकर गोली मारी गई। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकवादी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन पक्ष से लेकर विपक्ष ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे,
उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। जो लेबरर मारे गए वो अपने गांव से, अपने प्रदेश से यहाँ रोजगार के लिए आए थे। चंद रोज पहले एक हमारा सिपाही पुलिस का शहीद हो गया। हमें ये समझ नहीं आ रही। आज तो अब आप लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, हम अफसोस करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये रवायत कब ख़त्म होगी। कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है। पुलवामा में हो गई, पहलगाम में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है। देखिए, इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, यानी टीआरएफ, जिसका मास्टरमाइंड है लतीफ भट्ट। लश्कर के इस आतंकवादी को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी शिद्दत के साथ खोज रही हैं, तलाश रही हैं। लतीफ लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर है, टॉप कमांडर। द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख चेहरा है ये आतंकवाद का। शोपिया मुठभेड़ से चर्चा में आया। 5 दिनों तक चलने वाली मुठभेड़ में ये फंसा हुआ था। मुठभेड़ से भागने में ये कामयाब हो गया था। उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिर से ये सक्रिय करने में जुट गया। अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या की घाटी में हाइब्रिड टेरर का ये चेहरा बनकर आया है। लेकिन अभी जो हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये वांटेड है। कभी भी खबर आ सकती है, इसका हो गया काम तमाम। इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब इस वक्त आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर। ये रही आपके साथ। लोक परीक्षा संशोधन बिल बना कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। कड़े नियमों और सजा का प्रावधान। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया पोर्टल। 17 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के घटे दाम। 200 रुपए तक सस्ता हुआ सिलेंडर। दिल्ली में 202 रुपए की कटौती। महाराष्ट्र के जलगांव में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। हाईवे के ऊपर से बह रही नदी की पानी कई इलाकों में संपर्क कट चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता सूर्य मैथिल का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भगवा का अपमान किया गया और भगवान रामलला विराजमान की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पप्पू यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज है। दिल्ली में जंतर मंतर पर सद्बुद्धि हवन विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। अयोध्या और लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लग रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का यह विरोध प्रदर्शन, साधु संत जो समाज है वो आक्रोशित है इस स्वांग को लेकर। दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन कुंड की अग्नि। मंत्रोच्चार के बीच जुटे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। ये सद्बुद्धि का हवन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ किया गया। दरअसल शुक्रवार को पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधु का वेश धारण कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मुद्दे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन पर आपत्ति जताते हुए वीएचपी ने इसे संत परंपरा और भगवा वेश का अपमान बताया। संगठन का कहना है कि धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक विरोध का माध्यम बनाना उचित नहीं है। बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, वो अपने आप को साधु बन करके, वेश बदल करके भगवान राम का, भगवा का और संतों का जिस तरह से अपमान कर रहे थे, बेहद चिंतनीय, निंदनीय और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक तरह से कलंक है। फिलहाल चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद से सड़क और अब धार्मिक संगठनों के मंच तक पहुंच चुका है, जिससे इस विवाद के और गर्माने के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन पर ज्यादा जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। सबसे पहले संसद भवन के अंदर हंगामा हुआ और आज आप देख सकते हैं, यानी शनिवार को जो विश्व हिंदू परिषद है उसने पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहनकर चढ़ावा चोरी के सांकेतिक विरोध का काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा भी की और आज जो है वो सद्बुद्धि हवन यज्ञ जंतर मंतर पर किया जा रहा है। संत समाज ने भी इसको लेकर अपना विरोध प्रकट किया है और
कई सारे संतों ने ये कहा है कि जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव ने विरोध किया है तो वो कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने की एक साजिश है, उसी के तहत उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि शुक्रवार को भी हमने देखा कि जब भगवा पहनकर और दान पात्र लेकर पप्पू यादव भागे थे, उसके बाद में जब सत्र चला तो काफ़ी सारा सत्र के अंदर विरोध भी हुआ और खुद जो स्पीकर हैं उन्होंने पप्पू यादव को नसीहत दी कि इस तरीके के कृत्यों से उन्हें बचना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद सद्बुद्धि यज्ञ जंतर मंतर पर कर रहा है। ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं कि इसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो विश्व हिंदू परिषद के समर्थक हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन के विरोध में लखनऊ में भी पप्पू यादव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सनातन रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाल दी गुस्से में। हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लिए कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सनातन रक्षा संगठन से जुड़े लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में किया गया प्रदर्शन करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है। नाराजगी नहीं है, पप्पू यादव को सजा देनी है। पप्पू यादव ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। शव यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। मौके पर मौजूद लोगों ने लगातार नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। और अब अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरों को आप सभी के सामने रखने का वक्त है, नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 अपराधी गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को गोली लगी। जबकि यूपी के औरैया में भी एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोकशी का एक आरोपी गिरफ्त में आया। राजस्थान के बारा में पैसों के लेन देन के विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में दबंगई का वीडियो सामने आया। कूड़ा फेंकने के विवाद के बीच दंपत्ति पर बीच सड़क लाठी डंडों से हमला। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान गाली गलौज करने वाले छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। एक वीडियो जारी करके इंस्टाग्राम पर कल रात को पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा दिल, गाली देने वाले प्रदर्शनकारियों को माफ किया। पीएम ने कहा, मेरी मां को भी गाली दी गई। गाली देने वाले बच्चे गुमराह हैं, उनको सही राह दिखाना हमारा काम है। बचपन में गलतियां हो जाती हैं, सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही वीडियो संदेश जारी करके, और खासकर सीधा यूथ जैसी बच्चों को उन्होंने संदेश दिया इंस्टाग्राम के माध्यम से। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बड़ा दिल दिखाया तो कुछ बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने भी वीडियो बनाकर अपनी गलती पर माफी मांगी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब विरोध की भाषा सड़क छाप हो जाए तो कल्चरल शॉक लगना तय है।
पीएम मोदी ने ऐसे बच्चों को माफ कर दिया तो कुछ बच्चे भी सामने आए और अपने किए पर माफी मांगी। पीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका ने कहा उसे अपने किए पर पछतावा है। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुछ इसी तरह की हरकत करने वाले हरियाणा की डिंपल चौधरी ने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जंतर मंतर पर आरएएफ जवानों का मजाक उड़ाने वाली लड़की ने माफी भी मांगी और अपनी बात भी की। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी गाली दे रहे हैं और आई नो कि मैंने गलती की है, बट मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है कि आप लोग मुझे इतनी गंदे गंदे गाली दोगे। ब्रेक के बाद 4 के अलाम में बढ़ेंगे आगे। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने विजयनगरम के भोगपुरम में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस दौरान राज्य को करीब 18,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये इस वक्त बड़ी खबर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री ने और विजयनगरम के ये भोगपुरम में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई मायनों में खास है। इसे तय समय से 5 महीने पहले पूरा किया गया। कॉटेज जैसी इसकी खूबसूरत डिजाइन भी चर्चा में है। ये पूरा रीजन देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों से आसानी से जुड़े, इसके लिए आज आंध्र प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ रुपीस की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राज्य के पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। यहाँ 70 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से और ये बेहद अफसोसजनक खबर है क्योंकि मंडला जिले में मरीज को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिलने से 21 साल के मरीज की मौत हो गई और जिला प्रशासन ने जांच दल का अब गठन किया है, लेकिन जान तो चली गई। अब ये सवालों के घेरे में। ये एमपी से खबर है, अफसोसजनक खबर है। मंडला जिले में मध्य प्रदेश के मरीज को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं मिली। आप सोचिए, सिर्फ एम्बुलेंस थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से इस 21 साल के मरीज की मौत हो गई। अगर ऑक्सीजन होता, सिलेंडर वहां होता तो इसकी जिंदगी बच सकती थी। अब जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। इसके बाद से जांच दल का गठन करने का निर्देश दिया गया है। मंडला में सांसों पर भारी पड़ी लापरवाही। बीच रास्ते में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हुई खत्म। सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, चालू करके देख लिए नहीं और सांस से तड़प रहा है। माता पिता के आगे ही बेटे ने तोड़ा दम। 108 एम्बुलेंस सेवा को मध्य प्रदेश में संजीवनी माना जाता है। उसी एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म हो गई और 21 साल के अजीत बरिया ने तड़प तड़प कर अपने माता पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन गाड़ी में खत्म हो गई है। व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की इतनी अच्छी हो गई है कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त उनके माँ बाप दोनों एक साइड है और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये जनता देख रही है। जैसे ये उदाहरण है सामने। आगे बढ़ते। आरोप है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी ही नहीं और परिजनों के अनुरोध करने पर भी गाड़ी में मौजूद महिला स्टाफ ने बहानेबाजी कर दी। मामले में जांच समिति का अब गठन किया गया है। सुनहरा माल गांव का रहने वाला अजीत बरिया लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित था। जिला अस्पताल में डायलिसिस करा रहा था। परिजनों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर डायलिसिस का समय बदलने का अनुरोध नकार दिया गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस भी देरी से पहुंची, लेकिन शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं दी गई।
एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगा। शासन को निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शिता के साथ किसकी लापरवाही रही है, कैसी लापरवाही है, उनके ऊपर पारदर्शिता से जांच करके और जो भी ऐसे लोग हैं दोषी लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करें। जांच समिति बन चुकी है, रिपोर्ट आएगी, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उन लोगों के आंसुओं का हिसाब कौन देगा जिन्होंने 21 साल का बेटा खो दिया। उधर एलएसी से बड़ी खबर है क्योंकि भारत चीन ने 6 साल बाद खोले हैं बॉर्डर्स। नाथुला पास से कारोबार शुरू हुआ, दोनों देशों के कारोबारियों को मिले हैं ट्रेड पास। कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था ये ट्रेड रूट। ये बड़ी खबर भारत चीन दोनों के लिहाज से, दोनों देशों के नागरिकों के लिहाज से भी नाथुला पास से कारोबार शुरू हुआ है और 6 साल के बाद ये बॉर्डर खोला गया है भारत और चीन के बीच। 6 साल के बाद ये बॉर्डर खुले, नाथुला पास से कारोबार शुरू हुआ। दोनों देशों के कारोबारियों को अब ट्रेड पास मिल चुके हैं। कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था ये ट्रेड रूट। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार पटरी पर लौटने लगा है। सिक्किम के ऐतिहासिक नाथुला पास के जरिए आज से व्यापार फिर से शुरू हो गया। इस मौके पर भारत और चीन के अधिकारियों ने मुलाकात भी की। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद साल 2020 में इस रूट पर व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था, जो अब 6 साल के लंबे अंतराल के बाद बहाल हुआ। इस कदम से भारतीय कारोबारी खास तौर पर खुश नजर आए। इंडियन ट्रेडर्स काफ़ी खुश हैं। 2019 में अचानक ये ट्रेड बंद होने से कितने ट्रेडर्स का हिसाब किताब बकाया है, तो ये ट्रेड खुलने से सभी खुश हैं। सबका स्टॉक्स वगैरह वापस मिलेगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये मार्ग 44 सालों तक बंद रहा, जिसे कूटनीतिक प्रयासों के तहत 6 जुलाई 2006 को दोबारा खोला गया था। अब इस ऐतिहासिक रूट के खुलने को दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के तौर पर देखा जा रहा है। सिक्किम में नाथुला पास पर इस ऐतिहासिक मौके का गवाह हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी भी बने। आपको दिखाते हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। आज भारतीय ट्रेडर्स को पासेस दिए गए हैं चाइनीज अथॉरिटीज़ द्वारा, और चाइनीज ट्रेडर्स को भी भारत ने पास दिया है और इस तरह से ही बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होगा। मगर ये ज़रूर एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है पिछले कुछ सालों में भारत और चाइना के बीच संबंध में एस्केलेशन हुए हैं बहुत सारे इलाके में, और इसके बीच जब चाइना और भारत फिर से एक साथ आगे आ चुका है, बॉर्डर ट्रेड्स के ज़रिए दोनों देशों के संबंधों को और भी अच्छा बनाने की, सुधार करने की पहल की जा रही है। ये एक ज़रूर पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में देखा जाएगा। ये जो रास्ता आगे जो चाइना से जो गेट है, चाइना के गेट, इसी रास्ते से आगे चल के जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, उस इलाके को लिंक करता है ये बॉर्डर गेट, और इसी रास्ते से अब बॉर्डर ट्रेड होगा। और ये बहुत पुराना ट्रेड रूट है, सिल्क रूट कहा जाता है इसको, ओल्ड सिल्क रूट कहा जाता है। और एक समय लासा से इसी रास्ते इसी रास्ते से सामान आता था और आगे चल के बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता था। और ये एक बहुत ही पुराना ट्रेड रूट है। और ये ट्रेड रूट में ट्रेड बंद हो गया था जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुई थी, और इसके बाद 2006 में फिर से शुरू हो गया है। और एक आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारे आईटीबीपी के निडर जवान ये हमेशा तैयार रहते हैं, और जबकि भारत आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ब्लैक टॉप ऑल वेदर रोड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी भारत बहुत जोर लगा रही है। मगर इसके साथ साथ चाइना के साथ जो संपर्क है उसको भी बेहतर बनाने की एक पहल इस बार फिर से शुरू हुई है। नाथुला बॉर्डर के ज़रिए बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू होने के साथ साथ नाथुला पास से कैमरा पर्सन नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर दे देते हैं आपसे, युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि माहौल बेहद गर्म है। जानकारी मिल रही कि ईरान पर जल्द बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका। कैबिनेट बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किया है
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर भरोसा खत्म हो चुका है। बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। खाड़ी में विनाश के 154 दिन, अब तक हजारों लोगों की मौत, अरबों डॉलर का नुकसान। इतनी भयानक तबाही के बावजूद अमेरिका ईरान की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप के तेवर फिर सख्त हो गए। कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने जो कहा, उससे खाड़ी में हलचल तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को नए सैन्य हमले अंजाम देने को कहा है और इसका मकसद तेहरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और जल्द ऐसा समय भी आएगा जब ईरान कहेगा हम और सहन नहीं कर सकते। अंतरिम समझौता बेमानी था, अब ईरान पर भरोसा नहीं रहा, वो बात से मुकर जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार निशाने पर ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। साथ ही पिक एक्स माउंटेन पर भी सेंट्रल कमांड की नजर है। तो इसी के साथ पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमले के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च सैन्य कमांड ने जो चेतावनी दी है उसने भी साफ किया है कि ये आर पार की लड़ाई बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। सेंट्रल कमांड सबसे बड़े हमले की तैयारियां पूरी कर चुका है और तनाव चरम पर है, लेकिन IRGC भी पीछे नहीं है। CBS न्यूज ने दावा किया है कि ईरान भी जवाबी हमले के लिए तैयार है। IRGC के मुताबिक वो इस दुस्साहस का चुपचाप सामना नहीं करेगा और उसके निशाने पर अमेरिका इजराइल के बुनियादी और ऊर्जा ठिकाने हैं। वहीं ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमान खत्म अल अंबिया के प्रमुख अली अब्दुल्लाही ने भी चेतावनी देते हुए कहा, ताबूत अब अमेरिकी सैन्य साजो सामान का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों को मौत का खौफ सता रहा है। हिट एंड रन की नीति का दौर अब खत्म हुआ। इन बयानों से साफ है कि फिलहाल कूटनीतिक रास्ते बंद होने की ओर हैं और दोनों देश सैन्य तैयारियों में जुटे। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि महिला टीचर अपने छोटे बच्चों के गंदे कपड़े स्कूल के बच्चों से धुलवाती थी। अब परेशान होकर पीड़ित छात्रों ने पुलिस को बुला लिया। तस्वीरें वायरल हैं और आरोप बेहद शर्मनाक हैं। वृद्धा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्कूल टीचर ने इंतहा कर रखी थी। वो 2 साल के अपने बच्चे के गंदे कपड़े इन मासूमों से धुलवाती थी। इंकार करने पर मारपीट की जाती थी। परेशान हाल बच्चों ने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया। पुलिस के सामने बच्चों ने दर्द बयां किया। मना नहीं करते हो तुम लोग? ये हमारा काम नहीं है। सर, बड़े सर से कहता ही, बड़े सर से। मामला तूल पकड़ रहा है। ललितपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। कल शाम तक इसकी जांच रिपोर्ट मंगाई। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा, ये अल्फा वाले थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। शोपिया से लेकर किश्तवाड़ तक भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है। कहीं लोगों के घरों में पानी घुस चुका है तो कहीं बाजारों में मलबे और कीचड़ ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर नदी जैसा बहता पानी, घरों के आसपास फैला सैलाब और अपनी जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेने को मजबूर लोग। कुदरत के कहर और लोगों की बेबसी की ये तस्वीरें शोपियां जिले की हैं, जहां हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद पहली पोरा गांव में अचानक आई बाढ़ ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया, जिसके बाद कई मकान और गाय के बाड़े पानी में डूब गए। वहीं किश्तवाड़ के चन्नू मार्केट इलाके में भी बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हो गए। अचानक आई बाढ़ के बाद दुकानों में मलबा और कीचड़ घुस गए।
मलबा हटाने और सड़कों को दोबारा खोलने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि लगातार बारिश के खतरे को देखते हुए लोगों को नदियों और नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। खबर महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार बारिश की वजह से अंजनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और जिससे एक शख्स नदी में जा फंसा। इसके बाद जो हुआ उसे देखने के लिए आसपास की भीड़ जमा हो गई। देखिए जरा फिर क्या हुआ। चारों तरफ उफनता हुआ पानी, नीचे मौत जैसा बहाव और ऊपर पेड़ पर टिकी एक जिंदगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव के हैं, जहां लगातार बारिश के बाद अंजनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और उफनती नदी के बीच इस शख्स की जिंदगी मौत के मुहाने पर लटक गई। चारों तरफ बेकाबू सैलाब था और बीच में एक पेड़ जिस पर चढ़कर शख्स अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। अचानक बढ़े जल स्तर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। खुद को बहने से बचाने के लिए सुरेश पेड़ पर चढ़ गए और मदद का इंतजार करने लगे। पानी के बीच फंसा सुरेश नाम का ये शख्स मदद का इंतजार कर रहा था। नदी के किनारे लोगों की भीड़ थी, लेकिन तेज बहाव के कारण कोई भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची राहत बचाव टीम को बारिश और तेज धार की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उफनती नदियों और नालों को पार करने की कोशिश ना करें। वहीं महाराष्ट्र का जलगांव इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खेतों में घुस गया और देखते ही देखते फसलें जलमग्न हो गई। वहीं एरंडोल येवला हाईवे भी पानी भरने और खतरे की आशंका के चलते बंद करना पड़ा है। इससे आवाजाही ठप हो गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में।